लाइफ इज ब्यूटीफुल, जीवन बहुत सुंदर है, सब लोग बोलते हैं, और क्यों ना बोले, एक ही तो मिलती है। लेकिन जीवन इतना सीधा और आसान भी तो नहीं है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि आप कितने साल जीने वाले हो? कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो क्या फिर आपको नहीं लगता कि आपको लाइफ में आने वाले हर उस अनफॉर्चुनेट इवेंट्स के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए? मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे जैसे हम लोग लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से जॉब, फिर मैरिज, फिर फैमिली, हमारे लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेल्थ इशू, ये सब आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर ये सब बिन बुलाए मेहमान आपके लाइफ में आ रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको इन सब से बचने के लिए एक सुरक्षा कवच होना चाहिए? आप कार या बाइक इंश्योरेंस लेते हो, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है। अगर गवर्नमेंट ने मैंडेटरी नहीं किया होता तो लोग ये भी नहीं करते। जरा सोचो, 10-12 लाख की कार के लिए आप सालाना 20 से 30 हजार कार इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो, तो क्या आपकी लाइफ कार से सस्ती है? नहीं ना। तो फिर लाइफ इंश्योरेंस करने में इतना क्यों सोचना? बाय द वे, आई एम नॉट एनी इंश्योरेंस एजेंट, और ना ही मैं किसी इंश्योरेंस प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रमोट करने जा रहा हूँ। लेकिन इतना याद रखना कि ये वीडियो आपके लाइफ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए और आपके फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, लेकिन यही मैंडेटरी नहीं है। लोग लाइफ इंश्योरेंस का नाम लेते ही टॉपिक बदल देते हैं, या कोई अपना रिलेटिव या पहचान का जो इंश्योरेंस एजेंट है उसको देख के ही रास्ता बदल लेते हैं। क्यों इतनी लापरवाही भाई? वैसे इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा मिसगाइड किया जाता है, मिसलीड किया जाता है, मिस सेलिंग किया जाता है, और आपको इंश्योरेंस का नॉलेज ना होने का फायदा उठा के ज्यादा कमीशन कमाने के चक्कर में जो एजेंट्स या एडवाइजर्स होते हैं आपको गलत पॉलिसी चिपका के चले जाते हैं। वो अपना फायदा तो कर लेते हैं, लेकिन आपका फायदा नहीं होता, और आप अपनी लाइफ का मेहनत का पैसा गलत पॉलिसी में डाल के फंस जाते हो। लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं कि आप लाइफ इंश्योरेंस से भागते रहो। फ्रेंड, इस वीडियो को आप स्किप बिल्कुल मत करना, स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जितनी भी क्रुशियल इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब कवर करने की कोशिश की है। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स क्या होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस सिलेक्ट करने के जो क्राइटेरिया होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो काफी लोग मिस करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेने से पहले कौन सी की मिस्टेक्स आपने अवॉइड करनी चाहिए, इसका पूरा गाइडेंस इस वीडियो में मैंने आपको दिया है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रॉपर्टिंग विद नरेश। आपको ये जान के सरप्राइज होगा कि इंडिया की जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो सिर्फ 3% है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड के हाफ से भी कम है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, जो मैंने अपने एक वीडियो में भी बताया था, फाइनेंशियल लिटरेसी का ना होना। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब वित्तीय साक्षरता भारतीय लोगों में ना होने के कारण ही ये सब हो रहा है। फाइनेंशियल लिटरेसी पे मैंने जो वीडियो बनाया था उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप उस वीडियो को अगर देखा होगा तो आपको इस वीडियो की इंपॉर्टेंस जरूर समझ में आएगी। आप भले ही छोटे गांव से हो, छोटे सिटी से हो, मेट्रो सिटी से हो, भले ही आप खेती कर रहे हो, खेती में मजदूरी कर रहे हो, छोटा जॉब कर रहे हो या छोटा बिजनेस कर रहे हो, ये वीडियो आपने देखना ही चाहिए। ये सबके लिए है, और खास करके उन लोगों के लिए जो फैमिली में एकलौते कमाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है। लाइफ इंश्योरेंस मतलब जीवन बीमा। जीवन बीमा मतलब आप और जो इंश्योरेंस कंपनी होती है इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जिसमें कंपनी ये बोलती है, जो इंश्योरेंस कंपनी है ये बोलती है आपको कि आप हमको एक छोटा प्रीमियम अमाउंट मंथली या सालाना दो, और उसके बदले में हम आपकी जो लाइफ है वो इंश्योर करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलेगी कि आपने जो प्रीमियम मंथली या ईयरली पे किया है, और मान लो कि आपका जो कवरेज है वो 30 से 40 साल तक का है, और उसके पहले अनफॉर्चुनेटली आपकी डेथ होती है, तो आपकी जो नॉमिनी है, आपकी जो वाइफ है, स्पाउस है, उनको जितना भी सम इंश्योर्ड किया था पॉलिसी में वो उनको मिलेगा, और आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को कोई फाइनेंशियल ट्रबल नहीं हो सकता। अब इसमें कुछ की टर्म्स में बताता हूँ। जैसे एक है पॉलिसी होल्डर, जो आप होते हो, जो आप
इंश्योरेंस कंपनी से बीमा या इंश्योरेंस जो है वो खरीदते हो। सेकेंडली कवरेज होता है। कवरेज मतलब आप कितना अमाउंट का इंश्योरेंस आपके लाइफ के लिए करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल वो 50 लाख हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और जो पॉलिसी टर्म है, मैच्योरिटी टर्म्स है, वो होता है कि आप कितने सालों तक इंश्योरेंस रखना चाहते हो, कितने सालों तक आप प्रीमियम देना चाहते हो कंपनी को। और प्रीमियम मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट आपको मंथली या सालाना इंश्योरेंस कंपनी को देना है उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। अब हम लोग जानते हैं कि इंश्योरेंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ इंश्योरेंस टाइप है टर्म प्लान। टर्म प्लान मतलब प्योर प्रोटेक्शन प्लान। आप अपने फैमिली को आपके जाने के बाद फुल्ली सिक्योर कर रहे हो टर्म प्लान लेके। टर्म प्लान जो होते हैं ये बाकी इंश्योरेंस प्लान से सबसे चीपेस्ट होते हैं और सबसे कम प्रीमियम में बहुत ही ज्यादा कवरेज आपको मिलता है। टर्म प्लान आप जितना लाइफ के अर्ली स्टेज में लेंगे उतना ही आपको जो प्रीमियम है वो कम पे करना पड़ेगा। आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी टर्म प्लान का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो भी बढ़ता जाता है। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, पिछले 4 साल में टर्म इंश्योरेंस जो है उसकी प्राइस 38% से बढ़ गई है, क्योंकि टर्म प्लान की जो पॉपुलैरिटी है इंडिया में बहुत ही रैपिडली बढ़ रही है। तो अगर आपके फैमिली को मैक्सिमम प्रोटेक्शन चाहिए तो टर्म प्लान इज द बेस्ट प्लान। सेकेंड टाइप है यूलिप मतलब यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। यूलिप में आपको डेथ बेनिफिट्स और सर्वाइवल बेनिफिट्स दोनों मिलती है। डेथ बेनिफिट मतलब अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी के पहले आपकी डेथ होती है तो आपको उस पॉलिसी का जितना भी सम इंश्योर्ड है वो आपके फैमिली को, आपके जो नॉमिनी है उनको मिलेगा। और सर्वाइवल बेनिफिट मतलब आपने जितने भी प्रीमियम पे किए हैं अगर आप मैच्योरिटी तक जिंदा रहते हो तो आपने जो प्रीमियम पे किए हैं उसके साथ साथ कुछ बोनस मिला के आपको सर्वाइवल बेनिफिट के तौर पे आपको रिटर्न दिए जाते हैं। इसमें जो मैच्योरिटी अमाउंट होती है ये आपके इन्वेस्टमेंट चॉइस के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप कौन सा प्लान ले रहे हो यूलिप में उसके ऊपर डिपेंड करता है। यूलिप के 2 बेनिफिट्स है, एक तो आपकी लाइफ इंश्योर्ड होती है और दूसरा आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी इसी प्लान में मिल जाती है। यूलिप में आप जो भी प्रीमियम पे कर रहे हो उसका एक पार्ट लाइफ इंश्योरेंस में जा रहा है और दूसरा पार्ट इन्वेस्टमेंट में, मतलब जैसे इक्विटी या डेट्स, फिक्स्ड जो सिक्योरिटीज होती है उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है तो वो थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि ये मार्केट को लिंक्ड है, इसलिए उसको यूलिप बोला जाता है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। और सबको ही पता है कि जो मार्केट में जो डाला हुआ पैसा होता है इसमें थोड़ी बहुत तो रिस्क होती ही है। इसमें 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है और ये किन लोगों के लिए बेनिफिट होता है जिनको थोड़ा रिस्क ज्यादा लेना है, मतलब उनको रिटर्न भी चाहिए और लाइफ भी इंश्योर करनी है। और मान लो आपके बच्चे अच्छे निकले तो ठीक, लेकिन ये प्लान उनके लिए भी अच्छा है। काफी सीनियर सिटीजन को अनफॉर्चुनेटली ये भी दिन देखने पड़ते हैं कि उनके ही घर से उनके बच्चे घर से निकाल देते हैं और उनको कोई दूसरा सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रहता। तो ऐसे केसेस में सर्वाइवल बेनिफिट में मिलने वाला पैसे से आपको एक सपोर्ट मिल जाता है। थर्ड टाइप होता है होल लाइफ इंश्योरेंस। इस प्लान में आप पूरे लाइफ को कवर करते हो। इसमें डेथ बेनिफिट्स भी मिलता है और सर्वाइवल बेनिफिट्स भी मिलता है। तो जिनको ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी लाइफ फाइनेंशियली सिक्योर होनी चाहिए तो इनके लिए होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान सुटेबल है। फोर्थ टाइप है इंडोमेंट प्लान। इंडोमेंट प्लान में आपको लाइफ इंश्योरेंस प्लस सेविंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे यूलिप में आपको इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, एंडोमेंट प्लान में आपको इंश्योरेंस प्लस सेविंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। हाँ, लेकिन इसमें जो सेविंग का पार्ट होता है इसके जो रिटर्न्स होते हैं ये कम होते हैं क्योंकि इसमें जो आपका सेविंग वाला पोर्शन है इंश्योरेंस कंपनी जो गारंटीड रिटर्न प्लान्स होते हैं जैसे फिक्स डिपॉजिट, आरडी, बाकी जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डेट्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करती है ताकि वहां से उनको भी गारंटीड रिटर्न मिले। एंडोमेंट प्लान में एक लमसम अमाउंट आपके जो बेनिफिशियरी होती है या आपके जो नॉमिनी होती है उनको दिया जाता है आपके डेथ के बाद। इसका लॉकिंग पीरियड नॉर्मली 10 से 12 साल होता है। फिफ्थ टाइप है मनी बैक प्लान्स। मनी बैक प्लान जो है ये एंडोमेंट का ही एक टाइप होता है, लेकिन इसमें जो पॉलिसी होल्डर है इसको पीरियोडिक पे आउट्स मिलते हैं। पीरियोडिक पे आउट्स मतलब इस प्लान में, मनी बैक प्लान में जो पॉलिसी होल्डर होता है
उस पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस कंपनी एक सर्टन पीरियड के बाद 4 या 5 साल के बाद एक फिक्स अमाउंट रिटर्न करती है, जिसको पे आउट बोला जाता है। और बाकी जो बैलेंस सम अश्योर्ड है विद बोनस आपको मैच्योरिटी के टाइम मिल जाता है। ये दोनों इंश्योरेंस और आपको लिक्विडिटी देती है। लिक्विडिटी मतलब आपको अगर हर 4-4, 5-5 साल के बाद कुछ पे आउट चाहिए तो आपको वो पैसा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी एक फिक्स अमाउंट का पे आउट देती है। 6 प्लान है चाइल्ड प्लान। चाइल्ड प्लान में आपके जो बच्चे हैं उनके जो एजुकेशन के खर्चे हैं या मैरिज के खर्चे हैं, ये इस प्लान में कवर करते हैं। इस प्लान में आप एक सर्टेन अमाउंट प्रीमियम में पे करते हो और आप इस प्लान की मैच्योरिटी आपके जो रिटायरमेंट है वहां तक आप रख सकते हो, ताकि आपको ये आइडिया आ जाए कि आपके जो बच्चे हैं आपके रिटायरमेंट तक इंडिपेंडेंट हो जाए और उनकी जो शादी के लिए अगर आपको पैसे लग रहे हैं तो ये प्लान उस शादी के जो खर्चे हैं वो कवर कर सकते हैं। या तो फिर अगर आपको उनके एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए तो इस प्लान में आप टेन्योर ऐसा रखो कि आपके जो बच्चे हैं वो 10th या 12th तक जब तक आते हैं तब तक ये प्लान रहेगा, और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए जो पैसे लिखने वाले हैं ये प्लान आपको वो खर्चा कवर करवा सकता है। और 7th प्लान है पेंशन प्लान। पेंशन प्लान आप तभी लेते हो जब आप किसी प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो लेकिन आपको पेंशन नहीं है और आपको रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स अमाउंट पेंशन के तौर पे मिले, तो ये प्लान आपके लिए सुटेबल है। पर्सनली मुझे जो एंडोमेंट प्लान है, मनी बैक प्लान है या पेंशन प्लान है, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लगते, क्योंकि इसका एक रीज़न है, मैं बताता हूँ। जितना प्रीमियम आप ये एंडोमेंट मनी बैक में आप दे रहे हो, इस प्लान में आप दे रहे हो मंथली, उतना ही प्रीमियम अगर आप SIP में या म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में मंथली आप डालोगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपको जो सर्वाइवल बेनिफिट इस प्लान्स में देने वाली थी उसका जो अमाउंट है उससे कई ज़्यादा अमाउंट आपको दूसरे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है, सिक्योरिटीज़ है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, उसमें आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं। चलो मैंने टाइप्स तो बता दिए, लेकिन आप पूछोगे कि यार सिलेक्ट कैसे करूँ, कौन सा प्लान मैं सिलेक्ट करूँ? तो नेक्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, सिलेक्टिंग द राइट इंश्योरेंस प्लान। इसमें कुछ क्राइटेरिया है, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ध्यान से सुनो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि आप लाइफ के कौन से स्टेज पे हो और आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, आपकी नीड्स क्या है। तो मान लो अगर आप सिंगल हो तो आप यूलिप या टर्म इंश्योरेंस प्लान ले सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि टर्म इंश्योरेंस आप जितना जल्दी लोगे उतना आपको प्रीमियम जो है लाइफ के अर्ली स्टेज में बहुत कम भरना पड़ेगा, और यूलिप में आपकी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट भी कवर हो रही है। और अगर आप मैरिड हो तो आपने टर्म प्लान तो लेना ही चाहिए। सेकंड सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि आपके इंश्योर करने के गोल्स क्या है, आपका जो गोल है इंश्योरेंस प्लान लेने का वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इंश्योरेंस प्लान लेने का गोल आपकी फैमिली को 100% सेफ गार्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है, फाइनेंशियल उनको सिक्योर करना है, आपके जाने के बाद मतलब मैच्योरिटी के पहले अनफॉर्चुनेटली आपकी डेथ होती है और आप चाहते हो कि आप अपनी फैमिली को आपके बाद फाइनेंशियली फुल्ली सिक्योर करके जाएंगे, तो टर्म प्लान आपके लिए सबसे बेस्ट है। अदरवाइज आपके शॉर्ट टर्म गोल्स है, जैसे मान लो कि आपके चाइल्ड के एजुकेशन के लिए आपको थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना है प्रीमियम में आपको पे करके, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए चाइल्ड जो एजुकेशन प्लान है वो ले सकते हो। नेक्स्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मतलब आपके बजट के हिसाब से आपने प्लान लेना है। आपको यह ध्यान में रखना है कि कम से कम प्रीमियम में आपको जो कवरेज है वो ज्यादा से ज्यादा मिले। इमोशंस में आके या एजेंट्स या एडवाइजर के बातों में आके, उनके सेल्स पिच में आके अगर आपने ओवर कमिट कर दिया, क्योंकि ओवर कमिटमेंट करके ऐसा ना हो कि आपको वो प्रीमियम पे करने के लिए आगे जाके पैसे ही ना हो, या तो फिर ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपके जो फैमिली के खर्चे हैं बढ़ सकते हैं, इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से बढ़ सकते हैं, और आपको प्रीमियम पे करने का जो पैसा है वो ही कम पड़ जाए। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि आपके जो मंथली इनकम है, इस मंथली इनकम से जितने भी आपके मंथली एक्सपेंसेस है ये आपको माइनस करने हैं, ये आपको निकाल देने हैं, और आपको कितना पैसा बचता है उसमें भी आपको थोड़ा सा पैसा जो है वो इमरजेंसी के लिए साइड में रखना है, और बाकी जो बैलेंस बचता है उसमें से आप कितना प्रीमियम में दे सकते हो वो कैलकुलेट करके ही आप प्लान खरीदो। अगर मान लो आपकी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है तो आपको टर्म प्लान तो लेना ही है, और साथ में आप जो चाइल्ड एजुकेशन है या
यूलिप प्लान है, वो भी एक कॉम्बिनेशन में ले सकते हो। नेक्स्ट जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो सबके लिए चैलेंजिंग होता है, सबको वो डिसाइड करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, और वो है सम अश्योर्ड। मैं कितने की पॉलिसी करूं, कितना सम अश्योर्ड रखूं। नॉर्मल जो थंब रूल है उसमें जो कवरेज अमाउंट है वो नॉर्मली आपका जो एनुअल इनकम है उस एनुअल इनकम को 10 to 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एनुअल जो सैलरी है वो 12 लाख है, तो आपका जो सम अश्योर्ड है वो कम से कम 1.5 to 2 करोड़ होना चाहिए। मतलब 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 to 15 टाइम्स। मैं आपके सैलरी के 15 टाइम्स से ज़्यादा ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि टर्म प्लान जो है ये आपके फैमिली को फुल्ली प्रोटेक्ट करता है आपके डेथ के बाद। और काफ़ी केसेस में ऐसा भी होता है कि इंश्योरेंस प्लान लेने से पहले ही ऑलरेडी उनके कुछ लोन चल रहे होते हैं, जैसे एजुकेशन लोन हो या होम लोन या कार लोन, कुछ भी हो सकता है। तो आप उसको ध्यान में रखना है कि आपका जो लोन अमाउंट है, जितना आपको रीपे करना है बैंक को, वो भी आपने पॉलिसी के कवरेज में कंसिडर करना चाहिए। और जब भी आपके ऊपर कोई लोन है तो आपने जो सम अश्योर्ड है वो कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, मैं बताता हूँ। मान लो कि आपकी जो मंथली एक्सपेंस है वो फैमिली की एक्सपेंस 50,000 पर मंथ है, और अगर आपकी सडन एक्सीडेंटल या कोई किसी क्रिटिकल इलनेस से डेथ हो जाती है, तो आपके बाद अगर आप चाहते हो आपकी जो फैमिली है वो सेम लाइफस्टाइल से जिए, तो जो 50,000 पर मंथ का एक्सपेंस था मल्टीप्लाई बाय 12, मतलब 12 महीने 1 साल के हो गए 6 लाख। 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 ईयर्स, मतलब आप अगर चाहते हो कि कम से कम 10 साल तक, मतलब आपके बच्चे अगर स्कूल में हैं तो कम से कम उनके कुछ एजुकेशन जो खर्चे हैं वो भी कवर हो जाए 10 साल तक, और आपका जो लाइफस्टाइल था वो भी मेंटेन रहे, तो आपको 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 ईयर्स इज इक्वल टू 60 लाख, मतलब 60 लाख का आपने कम से कम कवरेज रखना चाहिए। लेकिन गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं, काफी केसेस में ऐसा होता है कि उनकी जो वाइफ होती है वो ज़्यादा एजुकेट नहीं होती, ग्रेजुएट नहीं होती, और ऐसे सिचुएशन में उनके बच्चे भी है, उनके एजुकेशन के खर्चे भी करवाने हैं, तो ये सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। तो ऐसे समय में आपको जो कवरेज है वो 60 लाख से भी डबल करना चाहिए, वो 1.2 to 1.5 करोड़ होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा कि आपके जाने के बाद आपकी जो इनकम रिप्लेसमेंट है वो आते आते शायद टाइम लग जाए, मे बी आपके वाइफ को या जो भी आपकी फैमिली में जो डिपेंडेंट है उनको कम से कम 10 या 12 साल लग जाए। तो आपको 10 से 12 साल का बफर रखना है, और आपको ये भी कंसिडर करना है अगर आपके ऊपर लोन चल रहे हैं, मतलब आपके डेथ के बाद अगर आपके वाइफ को जो आपका सम अश्योर्ड है उसमें से अगर लोन का अमाउंट माइनस भी कर दे, मतलब फॉर एग्जांपल 60 लाख आपके नॉमिनी को मिलेगा और आपका जो लोन है वो 20 लाख का है, तो 60 लाख माइनस 20 लाख मतलब 40 लाख आपके वाइफ के हाथ में आएगा लोन को हटा के। और सम अश्योर्ड डिसाइड करने से पहले आपको 5 to 6% इन्फ्लेशन पर ईयर भी कंसिडर करना है, उसी की बेसिस पे आपको जो सम अश्योर्ड है वो कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि पॉलिसी का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। तो एक सिंपल सा रूल है, जब तक आपकी फैमिली आपके इनकम पे डिपेंड है तब तक आपको पॉलिसी का ड्यूरेशन रखना है। एक नॉर्मल थंब रूल बताता हूँ कि मान लो आपकी करंट एज 30 इयर्स है और आप रिटायर होना चाहते हो 60 के एज पे, तो 60 माइनस 30 मतलब 60 के एज पे आपकी इनकम स्टॉप होने वाली है, तो 60 माइनस करंट एज विच इज 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30 ईयर्स तक का आपको जो प्लान है, इंश्योरेंस प्लान आपको रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, चलो मैंने तो ये कैलकुलेट कर लिया कि कितना सम अश्योर्ड करना है और कितना ड्यूरेशन रखना है, लेकिन मुझे सिलेक्शन करना है कहाँ से करूँ, जो प्लान है वो कहाँ से सिलेक्ट करूँ, कैसे मुझे पता चलेगा कौन कौन से कंपनी के प्लान क्या क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो प्लान को सिलेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जिस कंपनी का आप प्लान लोगे, इंश्योरेंस प्लान लोगे, ये कंपनी मार्केट में काफी एक्सपीरियंस होनी चाहिए, पुरानी होनी चाहिए और रेप्यूटेबल भी होनी चाहिए। इससे भी इंपॉर्टेंट है उनका CSR, मतलब क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है, ये कंपनी जितने उनके पास क्लेम्स आते हैं उन क्लेम में से कितने क्लेम्स सेटल कर रही है, मतलब कितने क्लेम्स को वो पे आउट कर रही है इनटू 100, इसको CSR बोला जाता है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है
टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स सेटल्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स रिसीव्ड इनटू 100। तो आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो का डेटा कैसे मिलेगा और कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए आपको एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है। वो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, IRDAI की। IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आपको सिंपली irdai.gov.in ये वेबसाइट पे जाना है। आपको ऐसा पेज दिखेगा। जैसे भी आप होम पेज पे आओगे, होम पेज में आपको रिपोर्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स नाम का एक टैब दिखेगा। उस पर क्लिक करोगे तो लेफ्ट साइड में आपको एक क्लेम करके एक टैब दिखेगा। क्लेम्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपको राइट साइड में एक टेबल दिखेगा। उस टेबल में जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट है, टॉप वाला, जो मतलब एज पर अपलोडेड डेट आप देखोगे, आप जैसे भी वो रिपोर्ट को डाउनलोड करोगे और ओपन करोगे तो आपको ऐसी एक शीट दिखेगी। तो आप जैसे भी ये रिपोर्ट ओपन करोगे, सबसे लेफ्ट वाले कॉलम में आप देखोगे तो इसमें लाइफ इंश्योरर जो है, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनीज है, इनके नाम दिख जाएंगे। और जो राइट साइड में जितने भी कॉलम्स है, इसमें से आपको आगे आके यहाँ पे जो ये कॉलम दिख रहा है, क्लेम्स पेड रेशियो, ये देखना है आपको। ये होता है CSR। ये जो परसेंटेज आपको दिख रहे हैं 98%, 99%, क्लेम्स सेटलमेंट रेशियो, ये आपको देखना है। लेकिन काफी सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसमें भी कैसे फंस सकते हो और आपका जो एजेंट है, एडवाइजर है, ये आपको गलत तरीके से कैसे प्रोजेक्ट कर सकता है, CSR का नंबर दिखा के कैसे आपको मिसगाइड कर सकता है। तो देखो, जैसे CSR कैलकुलेट करने का मैंने फार्मूला बताया, वो तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्लेम्स रिसीव्ड। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि जो कंपनीज होती है, इंश्योरेंस कंपनीज होती है, ये जितना भी क्लेम्स सेटल कर रही है, ये लो रिस्क वाले जो क्लेम्स है वो पहले सेटल कर देती है, और जो हाई रिस्क क्लेम्स है, हाई अमाउंट वाले क्लेम्स है, वो रिजेक्ट कर देती है। और वो जो रिजेक्शन होता है वो अमाउंट में ज़्यादा हो सकता है। तो इसके लिए आप जो मैंने कॉलम येलो में हाईलाइट किया है, बाय अमाउंट, नॉट बाय नंबर्स, बाय अमाउंट आपको देखना है। और इसमें आइडियली जो CSR होता है वो 95% से भी ज़्यादा होना चाहिए। जिस कंपनी का 95% से भी ज़्यादा CSR है बाय अमाउंट, नॉट बाय नंबर्स, बाय अमाउंट 95% से भी ज़्यादा है, उसमें से टॉप कंपनीज आपको सिलेक्ट करनी है। तो CSR को बाय अमाउंट चेक करना, नॉट बाय नंबर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया है। अब ये जो CSR डेटा होता है, जब आप कोई भी पॉलिसी कंपेयर करते हो, कोई भी वेबसाइट पे, पॉलिसी बाजार है या policydekho.com है या policyx.com है, कोई भी वेबसाइट पे आप चेक करते हो, कंपेयर करते हो, तो आपको CSR का डेटा वहाँ पे दिख जाएगा, नंबर्स दिख जाएंगे, परसेंटेज दिख जाएंगे। लेकिन ये जो CSR परसेंटेज है, ये बाय नंबर से या अमाउंट, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए आपको IRDA के वेबसाइट पे जाके ये शीट डाउनलोड करनी है, और उसमें मैंने जो दिखाया आपको वो परसेंटेज बाय अमाउंट देखना है। CSR को बाय अमाउंट देखने का लॉजिक ये है कि जो छोटे छोटे क्लेम्स होते हैं, लो रिस्क जो क्लेम्स होते हैं, ये कंपनी सेटल कर देती है, और इसे जो CSR का परसेंटेज का नंबर निकल के आता है बाय नंबर्स, ये इन्फ्लेटेड दिखता है। सेकेंडली, काफ़ी सारी जो कंपनीज होती है, ये क्लेम्स रिजेक्ट कर देती है कुछ भी कारण देके, जैसे इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स या टेक्निकल ग्राउंड पे रिजेक्ट हो गया, ऐसे कारण देके रिजेक्ट कर देती है। तो ये जो रिजेक्शन होता है, ये रिजेक्शन उसमें रिफ्लेक्ट नहीं करता, नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं करता, लेकिन ये आपको अमाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। और कुछ कंपनी ऐसे भी झोल करती है कि जो पॉलिसीज उन्होंने पार्शियल सेटलमेंट की हो, फुल सेटलमेंट नहीं की होगी, तो ये पार्शियल सेटलमेंट वाले जो नंबर्स है, ये भी सेटलमेंट वाले केसेस में ऐड करके जो CSR का परसेंटेज है वो बढ़ा के दिखाएंगे। तो कंपनी की रियलिटी को चेक करने के लिए CSR बाय अमाउंट जरूर देखो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया है राइडर्स एंड एड-ऑन्स। राइडर्स एंड एड-ऑन्स क्या होते हैं? आपने जो मेन कोर जो प्लान लिया है, उसके साथ साथ आपको एडिशनल बेनिफिट्स विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिशनल प्रीमियम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सीडेंटल डेथ, क्रिटिकल इलनेस और प्रीमियम वेव ऑफ। मतलब मैं समझाता हूँ कि मान लो कि पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंटल डेथ होती है, किसी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो उस केस में आपकी जो सम एश्योर्ड है, ये आपके नॉमिनी को तो मिलेगी ही, लेकिन आपने आपके प्रीमियम में एडिशनली एक्सीडेंटल डेथ के लिए भी कवरेज लिया होगा। तो जो सम एश्योर्ड है उसके साथ साथ आपको आपके नॉमिनी को
एक्सीडेंटल बेनिफिट्स के अमाउंट भी मिलेगी। सेकेंडली, जो भी क्रिटिकल इलनेस होते हैं, क्रिटिकल इलनेस जैसे कैंसर है, हार्ट अटैक है या डायबिटीज जैसे जो क्रिटिकल इलनेस होते हैं, ये भी एडिशनल आप छोटा अमाउंट प्रीमियम करके कवर कर सकते हो आपके पॉलिसी में। जो एजेंट्स और एडवाइजर्स होते हैं या एड ऑन्स जो राइडर्स होते हैं, ये आपको अच्छे से बताएंगे, आपको अच्छे से समझना है। और अगर आपको सही में रिक्वायरमेंट है किसी क्रिटिकल इलनेस की ऐड करने की जरूरत है, तभी आप ऐड करो, अदरवाइज इसकी रिक्वायरमेंट कभी कभी मैक्सिमम केसेस में नहीं होती। मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, जैसे आपकी कोई पेरेंट्स की हेरिडिटरी इश्यूज है, तो आपकी जो पेरेंट्स का जो भी इलनेस है, मान लो वो हार्ट डिसीज या डायबिटीज हो सकता है, वो अगर आपको पास ऑन होने के चांसेस है, आपको ऐसा लग रहा है, तभी आप क्रिटिकल इलनेस इसमें ऐड कर सकते हो। या कोई किसी एक्सीडेंट में आपकी पार्शियल डिसेबिलिटी हो गई और उसकी वजह से आपका इनकम बंद हो गया और आप प्रीमियम पे नहीं कर पाओगे, तो ऐसे भी राइडर्स होते हैं, ऐसे एड ऑन्स भी होते हैं, वो आपके जो प्रीमियम्स है ये वे ऑफ कर देते हैं। और सबसे लास्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया है, वो तो सब लोग कंसिडर करते हैं टैक्स बेनिफिट्स। मतलब सेक्शन 80C में हम लोगों को जो भी हम लोग प्रीमियम भरते हैं, हमको उतना उसका टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट और सबसे क्रुशियल पार्ट पे, विच इज द की मिस्टेक्स यू कैन डू बिफोर बाइंग इंश्योरेंस। इंश्योरेंस लेने से पहले आप कौन सी सबसे बड़ी गलतियां कर सकते हो, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप गलती कर सकते हो कि आप जो कवरेज ले रहे हो ये इनसफिशिएंट हो सकता है टू मीट योर फ्यूचर ऑब्लिगेशंस। जो फ्यूचर्स के जो गोल्स है, फाइनेंशियल जो गोल्स है, इसको मीट करने के लिए ये इनसफिशिएंट हो। यही गलती मैंने 2007 में की थी। चलो ठीक है, तब मुझे इंश्योरेंस का इतना नॉलेज नहीं था, तो मैंने जो पॉलिसी ली थी उसमें जो सम एश्योर्ड था वो सिर्फ 5 लाख का था। लेकिन आज मुझे ये पता चल रहा है कि टर्म इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपके जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स है, दोनों कंसिडर करो और दोनों को कंबाइन करके, अगर मान लो कोई अच्छा आपको एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान मिल रहा है या आपको 2 सेपरेटली भी लेने पड़े तो भी आप लो, लेकिन आपको उससे पहले आपको खुद को समझना है। सेकंड मिस्टेक हो सकती है गलत पॉलिसी को चूज करना, सिलेक्ट करना। और ये गलती अवॉइड करने के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ आपको। तो कभी भी लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी मिक्स मत करो। जैसे फॉर एग्जांपल यूलिप प्लान भी हो सकता है। इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मुझे लेना है टर्म प्लान। अब टर्म प्लान में मुझे 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन में मुझे मेरा जो भी प्रीमियम में मैच्योरिटी तक, जब तक मैं कवरेज ले रहा हूँ तब तक मैं पे करूंगा, और मैच्योरिटी के बाद अगर मैं सर्वाइव हो जाता हूँ तो वो प्रीमियम मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन इस केस में जो आपको कवरेज मिलेगा वो ज्यादा अमाउंट का मिलेगा। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप ऐसे सोचते हो कि यार मैं तो सर्वाइव कर जाऊंगा और मैंने जो भरा हुआ जो प्रीमियम है ये मुझे वापस मिलना चाहिए। तो इस चक्कर में, इस गड़बड़ में आप क्या गलती कर जाते हो, देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो कि मेरी एज है 40 इयर्स, ठीक है, 40 इयर्स है और नॉन स्मोकर हूँ। मैंने कंडीशन डाल के रखी है कि मैं नॉन स्मोकर हूँ। तो और मुझे जो टर्म प्लान लेना है उसका कवरेज में 70 इयर्स तक रखना चाहता हूँ। मतलब आज से 30 साल तक मैं टर्म प्लान का कवरेज रखना चाहता हूँ, और मैं कवरेज रखना चाहता हूँ 75 लाख का। यहाँ पे मैंने 75 लाख का मैंने ऑप्शन चूज किया, और यहाँ पे कवरेज जो है ये मैंने 70 इयर्स का यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो काफी सारे ऑप्शंस मुझे टर्म्स प्लान के मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें अब आपको ये जो है ये मंथली प्रीमियम की अमाउंट भी आपको दिख जाएगी, और जो लाइफ कवर है, लाइफ कवर का अमाउंट यहाँ पे दिख जाएगा। हर कंपनी का ये डेटा मुझे दिख रहा है। अब आप गलती क्या करते हो, जब भी अगर आप यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, प्लान्स दैट रिटर्न माय प्रीमियम, इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपको ये जो कवरेज था, देखो इसके पहले वाला कवरेज देखो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एग्जांपल लेते हैं। मुझे प्रीमियम रिटर्न्स नहीं चाहिए मैच्योरिटी के टाइम, तो मैं जो प्रीमियम पे करूंगा वो करूंगा 2332। यही पे अगर मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे प्रीमियम भी रिटर्न चाहिए सर्वाइवल के केस में, तो देखो यही अमाउंट हो जाती है 4779। मतलब डबल से भी ज्यादा आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो। तो अगर आप ये एग्जांपल के लिए अगर आप डबल प्रीमियम दे रहे हो, या यहाँ पे मैं एक सिलेक्शन कर लेता हूँ, यहाँ पे आपका प्रीमियम हो गया डबल। अगर आप यहाँ पे प्लान्स डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हो तो डबल प्रीमियम देने के बाद आपको कितना जो प्रीमियम भरा हुआ था कितना रिटर्न मिलने वाला है, यहाँ पे देखो, इन केस ऑफ योर डेथ बिफोर एज ऑफ 70 years योर नॉमिनी विल गेट 75
लाख रुपए जो कवर्ड इंश्योरेंस अमाउंट है वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सर्वाइव कर जाते हो तो सर्वाइवल बेनिफिट में आपको कितना पैसा मिलने वाला है देखो। तो आपने जो प्रीमियम भरा, तो ये केस में 70 ईयर तक आप प्रीमियम भर रहे हो, तो अगर आप 70 ईयर तक जिंदा रहते हो, सर्वाइवल बेनिफिट में आपको जो रिफंड मिलेगा, जो प्रीमियम आपने भरा था वो 15-15.5 लाख के आसपास आपको मिलेगा। ठीक है, क्या किया आपने, प्रीमियम डबल कर दिया। प्रीमियम आपने तो ले लिया है, कितना मिला आपको, 15.5 लाख। अब देखो कि यही प्रीमियम की अमाउंट आप डबल पकड़ के चलो फॉर कैलकुलेशन पर्पस, मैं 2500 पकड़ता हूं। यही 2500 अगर आप SIP में मंथली नेक्स्ट 30 ईयर्स में अगर डालते हो तो देखो यही एडिशनल जो प्रीमियम है 2500 का, अगर आप SIP में यहाँ पे अगर 2500 पर मंथली इन्वेस्टमेंट आप 2500 करोगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि 12% की रिटर्न आपको मिले, ये डिसेंट अमाउंट है। क्योंकि नॉर्मली जो SIP का जो अमाउंट जाता है नॉर्मली ये मार्केट लिंक्ड होता है, इक्विटी डेट्स में जाता है। अगर मैं 30 साल में अगर SIP करता हूं तो देखो मैंने इन्वेस्टमेंट कितनी की है, एक्स्ट्रा प्रीमियम के लिए मैं बात कर रहा हूं 2500 रुपए पर मंथ इंटू 30 ईयर्स। जो प्रीमियम मैंने पे किया, इंश्योरेंस कंपनी को पे किया, ये लालच में आके कि मुझे वापस प्रीमियम मिल जाएगा। मैंने कितना अमाउंट पे किया था एक्स्ट्रा, 9 लाख प्रीमियम में। उस 9 लाख इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे इंश्योरेंस कंपनी कितना दे रही है रिटर्न में, यहाँ पे मैंने आपको बताया 15.5 लाख। तो यही इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखो यहाँ पे एस्टिमेटेड रिटर्न आपको दिखेगी 79,24,784। मतलब मेरा जो अमाउंट था इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो ऐड करके अगर देखोगे तो वो आता है 88 लैक्स। मतलब आप कंपेयर करो कि 15.5 लाख और 88 लैक्स, कंपेयर करो कि आपको कौन सा सेंसिबल लगता है फाइनेंशियली, कौन सा लॉजिकल लगता है। तो कोई भी एजेंट या कोई भी एडवाइजर आके आपको बोलेगा अरे सर आपको आपका प्रीमियम रिटर्न मिल जाएगा, आप रिटर्न ले लो ना, क्यों आपका पैसा आपका प्रीमियम आप वेस्ट कर रहे हो। अगर ऐसा बोलेगा तो आपको सीधा सीधा बोलो कि भाई मैं अपना कवरेज थोड़ा कम करूंगा लेकिन मेरा प्रीमियम मैं डबल नहीं कर सकता, वही पैसा मैं दूसरे यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा और उससे कई ज़्यादा रिटर्न्स में वहां से कमाऊंगा। और इसी तरह से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है सोच समझ के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गलती करते हो कि आप अपनी जो मेडिकल हिस्ट्री है, अपने जो मेडिकल रिकॉर्ड्स है पास्ट के, वो कंपनी के साथ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ शेयर नहीं करते हो, उनके साथ ट्रांसपेरेंट नहीं होते हो। ये जो गलती होती है इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आप जरा सोचो। मान लो आपने आपकी जो स्मोकिंग जो हैबिट है ये आपने छुपाई इसी कारण कि आपको कम प्रीमियम देना पड़े और कम प्रीमियम में आपने कोई पॉलिसी ले ली। कम प्रीमियम आपने भले ही भर दिए, अपनी पॉलिसी ले ली, उसके बाद इसी स्मोकिंग हैबिट की वजह से आपको कोई क्रिटिकल इलनेस हुआ, जैसे कैंसर हो सकता है और उसकी वजह से आपकी डेथ होती है अनफॉर्चुनेटली। तो टर्म इंश्योरेंस प्लान में जो आपको आपके फैमिली को जो 1 करोड़ या वॉट एवर अमाउंट आपको मिलने वाली थी वो रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आपके क्रिटिकल इलनेस में अगर स्मोकिंग ये एक वन ऑफ द मेजर रीजन सामने निकल के आता है तो इंश्योरेंस कंपनी हैज राइट टू रिजेक्ट आपका जो भी क्लेम है वो पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट कर देगी। क्योंकि इनको ये पता चलेगा कि आपने इंश्योरेंस लेने के टाइम आपने अपनी मेडिकल हिस्ट्री नहीं बताई, आपकी जो हैबिट्स थी वो आपने डिस्क्लोज नहीं की। तो अगर आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री अगर आप डिस्क्लोज करोगे, आपकी जो हैबिट्स अगर डिस्क्लोज करोगे तो आपको भले ही थोड़े प्रीमियम ज्यादा देने पड़े लेकिन आपकी कम से कम जो लाइफ है वो इंश्योर्ड हो जाएगी और आपकी जो फैमिली है ये फाइनेंशियल सिक्योर्ड हो जाएगी। और साथ साथ आपको एक इम्पोर्टेंट चीज भी ध्यान रखनी है कि जैसे भी आप पॉलिसी लेते हो, पॉलिसी के बाद आपको जो जो मेडिकल इश्यूज होते हैं या कुछ भी ट्रीटमेंट्स होती है, इसके जो रिकॉर्ड्स है, इसके मेडिकल रिकॉर्ड्स आप संभाल के रखो, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके रखो, ताकि आप इंश्योरेंस कंपनी को ये बता सकते हो कि मैंने पॉलिसी लेने के बाद ये इश्यू हुए हैं। तो आपके डेथ के बाद इंश्योरेंस क्लेम के टाइम अगर आपके नॉमिनी इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करती है या करता है तो वो बता सकता है कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स हुए, जितने भी जिस कारण से डेथ हुई, क्रिटिकल इलनेस की वजह से हुई, ये जो मेडिकल कंडीशन हुई, ये पॉलिसी लेने के बाद हुई है, जिसका प्रूफ ये डॉक्यूमेंट्स है। नेक्स्ट मिस्टेक आप करते हो बाय सिलेक्टिंग चीपेस्ट पॉलिसी। अब देखो टर्म पॉलिसी ये एक चीपेस्ट तो है लेकिन इसका एडवांटेज भी उतना ही है। टर्म प्लान में जो कवरेज मिलता है वो ज्यादा अमाउंट का मिल रहा है, लेकिन आप ये गलती दूसरे पॉलिसी में भी कर सकते हो।
ये सोच के कि मैं अपना इतना छोटा सा प्रीमियम दे रहा हूँ और मुझे यार लाइफ इंश्योरेंस भी मिल रहा है, लेकिन आपने इसके टर्म्स एंड कंडीशन चेक करने चाहिए। चीपेस्ट पॉलिसी लेके आपने शायद ये गलती कर दी हो कि आपका जो सम अश्योर्ड है वो भी कम है, काफी सारे टर्म्स एंड कंडीशन उसमें कंपनी ने डाल के रखे हैं जो आपने कभी पॉलिसी के लेने के टाइम चेक ही नहीं किए। यार आपके कमाई का पैसा है, आप चीप पॉलिसी लेके क्यों कॉम्प्रोमाइज करोगे। नेक्स्ट मिस्टेक आप कर सकते हो कि पॉलिसी को रेगुलरली अपडेट ना करना, रिव्यू ना करना। देखो लाइफ में काफी सारे चेंजेस होते रहते हैं, अलग स्टेजेस आते रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि चिल्ड्रंस के आपके एजुकेशन होते रहते हैं, के मैरिजेस होते रहते हैं, और आपने अगर पहले से अगर इनसफिशिएंट कवरेज लिया होगा और आपके आगे आने वाले जितने भी खर्चे हैं ये सब रीजंस की वजह से वो आपने पहले पॉलिसी लेने के पहले कंसीडर ही नहीं किए, तो आपने ये ज़रूर करना चाहिए कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, कितना एक्सपेंस हो सकता है, ताकि मैं अभी से जो पॉलिसी मेरे जो कवरेज है वो डिसाइड कर पाऊँ। या कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकते हैं, जैसे एक्सीडेंट की वजह से पार्शियल डिसेबिलिटी हो सकती है, तो उसके पहले ही हमको प्रिपेयर होना चाहिए और हम लोगों ने जो भी एड ऑन्स है राइडर्स होते हैं ये उसमें ऐड ऑन करने चाहिए। अगर आपने ये आने वाले जो इवेंट्स है वो आपने पहले से ही उसमें इंक्लूड कर लिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो करंट पॉलिसी है उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ सकते हैं या नहीं। अगर लाने पड़ सकते हैं तो कुछ कंपनी फैसिलिटी भी देती है कि प्रीमियम को थोड़ा बढ़ा के जो कवरेज है वो बढ़ा सकती है, ताकि आपकी जो फाइनल फाइनेंशियल जो ऑब्लिगेशंस है वो मीट कर सके। नेक्स्ट मिस्टेक आप कर सकते हो इग्नोरिंग राइडर्स। अब ये जो मैंने राइडर्स जितने भी बताए, एक्सीडेंटल की केस की सिनेरियो में हुआ या क्रिटिकल इलनेस हुआ या आपको पार्शियल डिसेबिलिटी की वजह से प्रीमियम आप पे नहीं कर पाए, तो ये जो राइडर्स होते हैं एड ऑन, ये आप पॉलिसी लेने के पहले ही अगर आपने थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देके अगर ऐड कर ले तो ये आपको और आपके फैमिली को भी फाइनेंशियली सिक्योर कर सकता है। देखो जो भी क्रॉस सेलिंग होती है कोई टर्म पॉलिसी में, फॉर एग्जांपल अगर एजेंट ने जो भी राइडर्स आपको बताए और उसने बताया कि सर ये भी ऐड कर लो, ये भी ऐड कर लो, तो आपको पहले उसको रिव्यू करो। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके फैमिली में अगर कोई हेल्थ का कोई हेरिडिटी इशू है, तो वो अगर आपको पास ऑन हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा है, तो वो क्रिटिकल इलनेस आप पॉलिसी में ऐड कर सकते हो। आपकी फ्रिक्वेंटली ट्रैवल हो रही है और आप खुद के व्हीकल से काफ़ी जगह पे आपका, जैसे मार्केटिंग में होते हैं काफ़ी सारे लोग जॉब में, उनको काफ़ी फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ता है अपनी खुद के व्हीकल से, तो आगे जाके एक्सीडेंट लाइफ में हो सकते हैं। तो उस केस में एक्सीडेंटल डेथ या एक्सीडेंट की वजह से जो डिसेबिलिटी हुई है ये कंसिडर करके आपको राइडर एड ऑन करने हैं पॉलिसी में। नेक्स्ट मिस्टेक आप करते हो कि आप जो भी आपकी कंपनी ने इंश्योरेंस करवाया है, आपका मान लो अगर आपकी कंपनी ने आपका लाइफ इंश्योरेंस करवाया है तो आप उसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हो। आप दूसरा खुद का जो पर्सनल जो इंश्योरेंस लेना चाहिए था वो आप लेते ही नहीं हो, क्योंकि देखो कोई भी एम्प्लॉयर जो होता है ये आपका लाइफ भले ही कवर कर लेगा, लेकिन उसकी जो अमाउंट है वो सफिशिएंट नहीं होगी। आगे जाके आपकी अगर कुछ भी अनफॉर्चुनेटली कुछ आपके साथ होता है तो वो जो इंश्योरेंस अश्योर्ड अमाउंट होती है जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको दी है वो सफिशिएंट नहीं हो सकती आपके फैमिली के जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो आपके कंपनी के साथ साथ अपनी खुद की पर्सनल पॉलिसी भी आपने करवानी ही चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वही आपको एक बेस्ट पॉलिसी सिलेक्ट करवा सकती है, और वो है कंपेयरिंग ऑल द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। मैं एग्जांपल देखता हूँ, अगर आपको टर्म प्लान लेना है तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, policybazaar.com पे अगर जाओगे तो आपको जितनी भी कंपनी है उनकी टर्म पॉलिसी की सबकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, सबके प्रीमियम्स मिल जाएंगे, सबके CSR रेशो मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद आपने जो टॉप 5 कंपनी सिलेक्ट की है तो वो टॉप 5 कंपनी में से कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो एड ऑन बेनिफिट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो राइडर्स होते हैं, जो एड ऑन्स होते हैं जो आपको ऐड करना चाहते हो, जिसमें उसमें उसकी जो एड ऑन वाली जो लिस्ट होती है, फॉर एग्जांपल जो क्रिटिकल इलनेस वाली जो लिस्ट होती है किसी डिसीजेस की या ट्रीटमेंट की, वो हर इंश्योरेंस कंपनी की अलग अलग होती है। कुछ कंपनी होती है ये कैंसर नहीं कवर करती, कुछ करती है, कुछ कंपनी डायबिटीज वाली जो ट्रीटमेंट कवर करती है, कुछ कंपनी नहीं करती है। इसके अलावा कुछ कंपनी ऐसी भी होती है जिसमें अगर आप किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी इलनेस की वजह से हॉस्पिटलाइज होते हो, उस हॉस्पिटलाइजेशन के केस में अगर आप ICU में हो तो उस केस में कुछ कंपनी
आपकी जो सम अश्योर्ड है, मान लो 50 लाख की सम अश्योर्ड है आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उसका जो 1% है वो 1% आपको डेली बेसिस पे 7 दिन तक आपको आईसीयू का जो खर्चा है वो आपकी पॉलिसी में कवर कर लेती है काफी सारी कंपनियां। कुछ कंपनीज जो होती है ये हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस जो होते हैं, आईसीयू वगैरह जो होते हैं, ये एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने के बाद आपको देते हैं। तो आपको ये पूरा प्रॉपरली जो है कंपैरिजन करना है और तभी जाके उस 5 कंपनी में से आपको एक कंपनी इंश्योरेंस प्लान्स के लिए सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट मिस्टेक काफी सारे पब्लिक करती है, काफी लोगों को ये पता नहीं होता है कि इन्फ्लेशन जो होता है वो काउंट करना होता है। हर साल इन्फ्लेशन 5 से 6% बढ़ता जाता है, जो महंगाई होती है वो 5 से 6% बढ़ती जाती है, लेकिन आपकी जो लाइफस्टाइल है वो भी उस हिसाब से बढ़ती जाती है। तो आपने ये जो इन्फ्लेशन है, ये इन्फ्लेशन का जो परसेंटेज है ये पॉलिसी लेते समय ही कैलकुलेट करनी चाहिए। आपने ये देखना चाहिए कि अगर मुझे नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है तो 30 ईयर का जो इन्फ्लेशन जो रहेगा परसेंटेज, वो मैंने अपने पॉलिसी के जो सम अश्योर्ड है वो कवरेज है उसमें मैंने कंसीडर किया है या नहीं। नेक्स्ट मिस्टेक है पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन को प्रॉपरली ना पढ़ना। हम लोग सब कुछ समझ लेते हैं, एडवाइजर आता है, एजेंट आता है, हम लोग फाइनल डिसाइड कर लेते हैं चलो ये पॉलिसी हमको लेनी है, लेकिन वो पॉलिसी के भी काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको पूरे पढ़ने हैं प्रॉपरली, उसके बाद ही आपको साइन करना है कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी जो पॉलिसी वो खरीदनी है। क्योंकि जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है ये हर इंश्योरेंस कंपनी के अलग अलग होते हैं। इसमें हर इंश्योरेंस कंपनी के जो पॉलिसी एक्सक्लूजन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ कंपनी कुछ क्राइटेरिया रखती है, कुछ कंपनी हटा देती है, कुछ कंपनी का जो वेटिंग पीरियड है वो अलग अलग, हर कंपनी का वेटिंग पीरियड अलग अलग होता है, या तो फिर जो उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है प्रीमियम पे करने के वो सबके अलग अलग होते हैं। ये सब टर्म्स एंड कंडीशन आपने जरूर पढ़ने चाहिए। जो भी एजेंट आता है, जो भी आपको पॉलिसी समझाता है, उसको क्वेश्चन करके, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के, टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर सवाल करके, जितने भी डाउट्स है वो जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक उस एजेंट को आपको पूरा निचोड़ना है और तभी जाके आपको पॉलिसी लेनी है। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो काफी लोग करते हैं, खास करके जो छोटे गांव में रहने वाले लोग होते हैं जिन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी की है, इवन एजुकेटेड लोग भी ये मिस्टेक कर बैठते हैं। वो मिस्टेक है कि लाइफ में कोई भी आप अपने लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, टर्म इंश्योरेंस है, कोई भी इंश्योरेंस है, आपके और आपके बच्चे के नाम पे या वाइफ के नाम पे जितनी भी पॉलिसीज आपने आपके सैलरी से, अपने इनकम से आप प्रीमियम पे कर रहे हो, सबके डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सबके जो पॉलिसी नंबर्स है, फोलियो नंबर्स है, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपरली सेफ रखो, सिक्योर रखो, ताकि जब आपकी एक्सीडेंटल डेथ होती है तो आपकी जो फैमिली है इनको ये जितनी भी आपने जो पॉलिसी करके रखी है ये इनको पता हो, और क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या लग सकते हैं, ये उनके पास रेडी हो ताकि वो जितनी भी पॉलिसीज का जो क्लेम करना है वो क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने पॉलिसीज की कोई भी डिटेल्स आपके फैमिली के साथ, आपके नॉमिनी के साथ शेयर नहीं की, तो आपको पहला काम ये करना है कि जैसे भी आप पॉलिसी लेते हो, पॉलिसी की ओरिजिनल कॉपी, पॉलिसी की डिटेल्स, सब कुछ आपको आपके लाइफ पार्टनर के साथ शेयर करना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको भले ही थोड़ा बड़ा लगा हो, लेकिन ये वीडियो लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए हो सकता है। इस वीडियो को जरूर सेव करके रखो। ये वीडियो आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन सकता है। उनको अगर कोई भी पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस की करवानी है, उनके साथ अगर आप ये वीडियो शेयर करते हो तो उनको ये पूरी डिटेल वीडियो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मिल जाएगी। एक ही वीडियो में सब कुछ डिटेल्स उनको मिल जाएगी। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड्स। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।